कार्डिक की जो आउटपुट होती है, जो पंपिंग एबिलिटी होती है, उसके क्या वेरिएबिलिटीज़ आती क्या आती हैं। पहला हमारा पॉइंट है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये हम पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, फिर आफ्टर लोड, फिर प्री लोड और फिर स्ट्रोक वर्क। ये आज हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जो हमारे ब्लड है ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हमारा ब्लड जो हार्ट के अंदर वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, उसे एजेक्टेड करने की एबिलिटी जो होती है ना, मतलब एजेक्टेड का मतलब होता है पंप करने की जो एबिलिटी है उसे कहते हैं पर बीट। जो एबिलिटी है पर बीट, जो एबिलिटी है ना, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और पर बीट 70 ml ब्लड जो है वो इंजेक्टेड होता है, पंप होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा ये है लेफ्ट आर्टरियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर जब ब्लड आता है, इससे पंप करने के, इंजेक्ट करने की एबिलिटी जो है ना, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और पर हर पर बीट में 70 ml ब्लड यहाँ से जाता है, बाहर निकलता है, रोटा में निकलता है, बाहर निकलता है 70 ml। ये हो गया। इसको हम इक्वेशन से समझते हैं। इक्वेशंस, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू EdV माइनस ESV। अब EdV क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमारा ब्लड जो जमा होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो ब्लड जमा होता है उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमारे यहाँ वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जमा है, और ये कितना जमा होता है? 120 ml। और जब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है तो 70 ml बाहर निकल जाता है। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जो बाकी 70 ml के ml से निकल गया, बाकी जो बचेगा ब्लड, वो बचेगा 50 ml। जो रिमेन है किसके बाद? पंप के बाद जो ब्लड बच गया उसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। हम देख लेते हैं फैक्टर जो स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? एक करते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक करता है आफ्टर लोड और एक प्री लोड। ये हमारे 3 फैक्टर होते हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, पंपिंग होने की एबिलिटी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी। ये जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब जब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? ब्लड पहले 70 ml था, अब 70 ml से ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा, 80 ml निकलेगा। क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम था वो भी इंक्रीज़ होगा, बाहर निकलेगा। और जो पहले बचता था 50 ml पीछे, अब क्या होगा? कम होगा, 50 ml से ज़्यादा कम होगा। फिर क्या होगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये एक। अगर हमारी हार्ट पंपेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज़ है, हमारा हार्ट स्लो बीट हो रहा है, कम धड़क रहा है, कम फोर्स से धड़क रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी
पुश करने की एबिलिटी कम होगी। जब पुश करने की एबिलिटी कम होगी 70 ml जो पहले बाहर जा रहा था इससे कम जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और फिर जो बचेगा वॉल्यूम सिस्टोलिक एंड पे पंपिंग एबिलिटी से रिमेन जो बचेगा वॉल्यूम वो 50 से बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, ESV वॉल्यूम इंक्रीज। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनमें से। एग्जांपल क्या है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की एग्जांपल पहले देखते हैं। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या एंजाइटी होती है तो हमारा हार्ट पंपबिलिटी बहुत तेज़ होती है, हमारा हार्ट बहुत तेज़ से पंप करता है। तो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बाहर ज़्यादा जाएगा और एंड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ हम कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी डिक्रीज़, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी हार्ट फेलियर जैसे हो गया, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा ठीक तरीके से, पंपिंग एबिलिटी कम होगी तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कम होगी और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। और फिर क्या होगा, ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी इसकी एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं प्री लोड। प्री लोड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से पहले, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, पंप होने से पहले जो वॉल्यूम जमा हो जाता है उसको कहते हैं प्री लोड। इसे हम फिलिंग वेंट्रिकल भी कहते हैं कि वेंट्रिकल फिल हो रहा है, ये वेंट्रिकल है, ये फिल हो रहा है, इसे कहते हैं प्री लोड। अब जब प्री लोड वेंट्रिकल फिलिंग इंक्रीज होगी, प्री लोड इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम, ज़्यादा ब्लड जमा होगा, ज़्यादा ब्लड बाहर फेंका जाएगा, 70 ml से ज़्यादा फेंका जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्री लोड हार्ट बहुत स्पीड से धड़कन कर रहा है, कम ब्लड इधर जमा हो रहा है, ब्लड कम जमा हो रहा है, प्री लोड कम जमा हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम कम जमा हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो बाहर फेंकेगा वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये हो गया। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो क्या होता है, जब ब्लड का वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल में इंक्रीज़ होता है, ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में भी इंक्रीज़ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी इंक्रीज़ होता है, प्री फिलिंग वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। और जैसे कोई हेमरेज हो गया, मतलब कि ब्लड लीकेज हो गया, ज़ख़म हो गया, कोई इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, या डिहाइड्रेशन हो गया तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम जाएगा। ब्लड जब कम जाएगा तो इसकी पंपबिलिटी भी कम होगी और क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। अब हम देख लेते हैं आफ्टर लोड। प्री लोड में होता है फिलिंग, वेंट्रिकल के अंदर फिलिंग हो रही है। आफ्टर लोड के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है पंप करने में, मतलब कि ब्लड इधर बहुत ज़्यादा जमा है मगर आगे नहीं जा रहा। आफ्टर लोड पहले जमा था, पहले में जमा हो रहा है और दूसरे में आफ्टर लोड पंप करने की एबिलिटी में कमी आ रही, पंप नहीं हो रहा ठीक तरीके से। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही है। रेजिस्टेंस कहाँ आ रही, अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाए, आफ्टर लोड मतलब कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी नहीं आगे जाएगा। क्यों, आगे अगर ख़राबी आ जाए, मतलब कि वेंट्रिकल में ख़राबी आ जाए, अरोटा के अंदर ख़राबी आ जाए कहीं, तो ब्लड का वॉल्यूम आगे नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि ब्लड आगे नहीं जाएगा, पीछे ब्लड ज़्यादा बचेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक जो मतलब सिस्टोल, पीछे जो ब्लड पड़ा हुआ वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, पहले ब्लड आगे जा ही नहीं रहा। अगर आफ्टर लोड
कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि ब्लड आगे ठीक तरीके से जाएगा। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़, पीछे जो ब्लड बचेगा वो कम बचेगा, नहीं बचेगा, 70 ml से कम, 50 ml से कम बचेगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, मतलब कि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है और ये रेजिस्टेंस आ गया, हमारी वैस्कुलर सिस्टम में रेजिस्टेंस आ गई, तो आगे जो ब्लड जाना है वो नहीं जा रहा, वो कम जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, पीछे जो ब्लड बचेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और एंड स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हमारा जो पीछे ब्लड बचेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे एरोटिक स्टीनोसिस, मतलब कि हमारे जो एरोटिक वाल्व है वो स्टीनोसिस हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो खुल नहीं रहा, वो हार्ड हो गया, उसके अंदर से ब्लड पास ठीक तरीके से नहीं आ रहा, तो पीछे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? ब्लड जा ही नहीं रहा आगे, पीछे ब्लड पड़ा रहेगा, पंपिंग एबिलिटी कम होगी, फिर ठीक है, फिर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं आफ्टर लोड डिक्रीज़, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। जब रेजिस्टेंस, हमने वेज़ोडाइलेटर कोई ले लिया, कोई भी वेज़ोडाइलेटर ले लिया, उससे क्या होगा, डायलेट कर जाएगी, डायलेट करेगी, रोटर डायलेट करके, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब कि पंप करने वाला जो वॉल्यूम है, आगे जाने वाला वॉल्यूम, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा पंप होगा ब्लड, पीछे कम बचेगा, ज़्यादा आगे जाएगा, ठीक है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, पीछे जो ब्लड है वो कम बचेगा। हम देख लेते हैं स्ट्रोक वर्क। स्ट्रोक वर्क क्या होता है, जो वेंट्रिकल होते हैं वो इजेक्ट करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम अगेंस्ट, जो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम अगेंस्ट है आफ्टर लोड, मतलब कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, मतलब कि पंप लगा रहे, मतलब हार्ट पंप कर रहा है, रेजिस्टेंस जो आगे आ रही है उसके अगेंस्ट है हमारा, एजिक्शन जो हो रही है स्ट्रोक वॉल्यूम वो अगेंस्ट है, मतलब कि हमारा जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी उतना ज़्यादा पीछे ब्लड बचेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। जैसे सिस्टोलिक डिसफंक्शन आ गया, हमारा ब्लड पंप कर रहा है, पंप करने की एबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो गई, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब कि पंप नहीं ठीक तरीके से हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो आगे जाना था वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर डायस्टोलिक सिस्टोलिक, मतलब कि ब्लड जो जमा हो रहा था, फिलिंग हो रहा था हमारे हार्ट के अंदर, वो अगर डिसफंक्शन हो गया, मतलब ठीक तरीके से हमारे ब्लड अंदर जमा ही नहीं हो रहा, तो फिर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम फिर डिक्रीज़ हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम जमा हो रहा था वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम।